बच्चों, ये जो वीडियो है ये आपके इस चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है इसका लास्ट वीडियो है। आपके चैप्टर में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक का जो टॉपिक है वहां तक का कवर किया गया है। उसके बाद सामूहिक अपनेपन की भावना एक लास्ट टॉपिक बचता है, वहां से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन वीडियोस के माध्यम से हमने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन नहीं पढ़ा है। काफी कुछ चीजें जब आप पढ़ेंगे डीप में तो नहीं मिलेंगी। आपको इस टॉपिक्स के माध्यम से बताया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद की परिणति कैसे हुई, भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और उसने किन स्तरों पे कार्य किया और उसका रिजल्ट क्या आया। एक प्रारंभिक दशा आपको बताई गई है भारत में राष्ट्रवाद की। भारतीय राष्ट्रवादी परंपरा जो है, भारतीय राष्ट्रवाद की जो भावना है उसने किस तरह से कार्य किया देश में और किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलनों को खड़ा करने में सहयोग किया। ठीक, तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में दांडी यात्रा के बारे में देखा, बहुत थोड़ा सा, मतलब दांडी यात्रा शुरू करनी थी वहां से। अब हम लोग यात्रा पे चलेंगे, दांडी यात्रा पे चल रहे हैं, तो तैयार हो जाइए अभी दांडी यात्रा करने के लिए। ठीक है, आइए दांडी यात्रा, इसको दांडी मार्च कहते हैं। ठीक, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च मार्च में हुआ था 12 मार्च को। ठीक, 12 मार्च से इसका श्री गणेश होता है, यानी आरंभ। तो याद रखने के लिए ये चीजें अच्छी हैं कि दांडी मार्च कब? मार्च में, लेकिन किस डेट को? 12 को। होता क्या है, जो नमक है, नमक बहुत ही आवश्यकता की चीज है, रेगुलर आवश्यकता पड़ती है। अभी बहुत जल्दी की बात है, अचानक रात में अफवाह उड़ी कि कल से नमक खत्म हो जाएगा, मारपीट हो गई दुकानों पे, लोग लड़ गए, पिता पुत्र मारपीट कर लिए, बेटा किसी दूसरे को बेचना चाहता है, पुत्र दूसरे को बेचना चाहता है, दुकान पे आपस में पिता पुत्र ने मारपीट कर ली। मतलब कहने का ये है कि नमक का महत्व क्या है। बहुत सारे दोहों में उदाहरण के तौर पे कह दिया जाता है नमक का कर्ज, जैसे फलाना जो भी है चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे नमक देखेंगे तो नमक नई बात नहीं है कि महत्वपूर्ण है। नमक बहुत प्राचीन काल से, चिर प्राचीन काल से नमक जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। और इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भाई जब इतना महत्वपूर्ण चीज है, वस्तु है, इतनी आवश्यक वस्तु है, तो ये आंदोलन में कैसे ना आती? भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हर वो महत्वपूर्ण चीज, चाहे धागा रहा हो, चाहे कॉटन रहा हो, चाहे छोटे स्तर के उद्योग रहे हो, इन सारे चीजों का कहीं ना कहीं इनके उद्योगों का ह्रास हुआ, उद्योगों में नुकसान हुआ, जिसके कारण वहां के लोग जो उसमें लगे हुए थे वो मूवमेंट में आए, आंदोलन में आए। तो भाई नमक कैसे छूट जाता? नमक को भी आना ही था, आ गया। नमक पर कर लगा दिया गया और इसका जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बताइए, नमक पर कर लग गया तो नमक एक ऐसी खाद्य वस्तु है जिसकी आवश्यकता सबको है समान रूप से। भाई आपके पास पिज्जा है, पिज्जा नहीं खाते सारे लोग, या महंगा हो जाएगा तो कुछ लोग और खाना बंद कर देंगे। लेकिन नमक एक ऐसी वस्तु है कि ये महंगा हो या सस्ता हो, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि एक बेसिक नीड बन चुकी है। तो नमक पर कर लग गया और इसके बनाने पर प्रतिबंध लग गया कि आप अब नमक नहीं बना सकते। तो ऐसे में पूरे जनमानस को दिक्कत हुई। अंग्रेज भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे कदम उठाते जा रहे थे जिससे उनके खिलाफ जो विद्रोह की भावना थी वो प्रबल होती जा रही थी। भाई पहले जमींदार रजवाड़ों का उन्होंने नुकसान किया तो जमींदार रजवाड़े ही एक हुए। अब क्या है, विभिन्न स्तरों पर पूरे आम जनमानस को कहीं ना कहीं चोट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रहे हैं, जिसके कारण सब एकजुट हो रहे। भाई अब ये ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई कह दे कि मैं, मेरा नमक से कोई मतलब ही नहीं, मैं नमक के आंदोलन में जाऊं, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, आवश्यकता है। तो इसके लिए गांधी जी ने एक रास्ता निकाला। गांधी जी ने कहा कि नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा है तो लगा रहने दो, मैं नमक बनाऊंगा। ठीक, गांधी जी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से अपने अनुयायी, अनुयायी मतलब उनकी बातों का अनुसरण करने वाले, जैसे होते नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे अच्छी बातें बुरी बातें सबका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर गांधी जी की छवि अच्छी थी, अच्छी बातें बताते तो अच्छे अनुयायी थे। उनकी संख्या थी 79। ठीक,
इतने साथियों के साथ इस आश्रम से यात्रा शुरू कर दी। लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा का भी बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन जन तक पहुंचने का बड़ा अच्छा साधन था ये। यात्रा की और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर केतली में पानी उबाला। और ऊर्ध्वपातन विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिससे जलवाष्प निकल जाता है। तो ऐसे ही उसी विधि का यहाँ प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि सांकेतिक रूप से पानी गर्म करके ये बता दिया अंग्रेजों को कि तुम चाहे जो कहो, हम मानने वाले नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हमको नमक की आवश्यकता है, हमारा समुद्र, हम नमक बनाएंगे। इतनी बात भाई अंग्रेजों को इन्होंने इस कार्य के माध्यम से बता दी। केतली में पानी गर्म करने से नमक नहीं बन जाता है, ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक सांकेतिक मैसेज जो है, संदेश तो चला गया, मैसेज तो चला गया अंग्रेजों को कि हमने दुनिया भर का कानून बनाया है, लगाया है, लेकिन उसको गांधी जी ने तोड़ दिया है। अब जो लोग हैं वो बनाएंगे, मानेगा कोई नहीं। ठीक, ये स्थिति हो गई। इस यात्रा का लाभ केवल इस नमक तक सीमित नहीं रहा। इसका जो और लाभ था वो ये था कि ये जो यात्रा थी इतनी लंबी 322 किलोमीटर, बहुत लंबी यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी रास्ते में रात्रि विश्राम करते थे। रात्रि विश्राम में शाम, नाटा नाउन, शाम को सभा लगती थी और उस सभा में काफी लोग इनकी बातों को सुनने आते थे। और उस सभा में बारी बारी से लोग अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलते थे। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो बातें हो सकती थी, जिससे भारतीय जनमानस में एक एकता का वातावरण तैयार हो सकता था, अंग्रेजों के खिलाफ एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सकता था, भारतीयों को एकीकृत किया जा सकता था, एकता के साथ लाया जा सकता था, वैसी बातें करते थे। कहने का मतलब यह है, आग उगलने का मतलब यही है। ठीक, तो यहाँ तक इसका दांडी मार्च का ये फायदा रहा। दांडी मार्च की जो यात्रा है वो शुरू हुई 12 मार्च को और पूरी हुई 6 अप्रैल को। ठीक, 6 अप्रैल को संपन्न हो जाती है। ठीक, अब ये जो 6 अप्रैल को संपन्न हो जाती है, हाँ इसकी डेट याद रखना, 1929 ईस्वी, और ये भी 12 मार्च 1929 ईस्वी। इसको ध्यान रखना कि 12 मार्च 1929 ईस्वी को शुरू हुई और 6 अप्रैल को समाप्त हुई। ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेट से एक नया आंदोलन गांधी जी ने भारत को दिया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा। ठीक, अब यहां पर कई फैक्ट हैं। पहला, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1929 को, इनकी यात्रा समाप्त होती है 6 अप्रैल 1929 को। ठीक, इसी 6 अप्रैल 1929 से एक नया आंदोलन भारत को गांधी जी ने दिया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो क्या किया, जो आज्ञा थी अंग्रेजों की उसको नहीं माना। आज्ञा ना मानने को अवज्ञा कहते हैं, अवज्ञा करना। तो गांधी जी ने क्या किया, इनकी अवज्ञा कर दी, इनकी आज्ञा को नहीं माना, अवज्ञा कर दी। अब जब इनकी अवज्ञा कर दी तो उसके बाद में गांधी जी ने पूरे देश को मैसेज दिया कि सविनय अवज्ञा, मतलब विनम्रता पूर्वक अवज्ञा। कहने का मतलब यह है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन विनम्रता पूर्वक हम सारे कामों को करने से मना कर देंगे। जैसे आपसे बार बार मम्मी कोई काम कहती हैं, पापा कोई काम कहते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, कोई जवाब नहीं देते हो, सिर्फ इतना नहीं करेंगे। फिर आपकी खूब पिटाई हुई, उसके बाद पूछा गया अब तो करोगे, नहीं करेंगे। मतलब कहने का यह है कि पीटते पीटते एकदम से थका दिया गया, बेहोश होने की स्थिति में है,
ठीक। लेकिन आपने पलट के जवाब सिर्फ यही दिया, जब खूब मम्मी ने पिटाई कर ली, पापा ने खूब पीट लिया, और मतलब जो भी था, जितना हो सकता था उतना आपके खिलाफ एक्शन लिया गया। उसके बाद सोचा गया कि अब तो हो सकता है इसको मारा पीटा गया, इस बंदे को, ये जो व्यक्ति था इसकी कुटाई पिटाई हो चुकी, हो सकता है आगे तैयार हो जाए। फिर पूछा गया प्यार से, आप करोगे? नहीं करेंगे। फिर विनम्रता से वही कि नहीं करेंगे। तो कहने मतलब एक प्रवोक करने की स्थिति आती है। सामने वाला जो बार बार किसी को पीट रहा है, जो बार बार किसी को मार रहा है, वो तैयार करने के लिए कि मेरा काम करेगा, और वो जब सारे प्रयासों के बाद पूछता है कि आप तो करोगे, फिर भी वही जवाब मिलता है कि नहीं, नहीं करेंगे। तो क्या होगा? वो प्रवोक होगा, इरिटेट होगा, मानसिक शांति उसकी नष्ट होगी, वो पागल हो जाएगा, एकदम गुस्से में आ जाएगा। ठीक। तो यही गांधी जी ने काम किया कि अंग्रेजों की मानसिक शांति छीनने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि विनम्रता पूर्वक अवज्ञा कर दी जाए। अगर आप किसी अंग्रेज के घर पे खाना बनाने का काम करते हैं, कल से मैं नहीं बनाऊंगा। बहुत छोटे छोटे काम होते थे, नाई का काम, दर्जी का काम, बढ़ई का काम, छोटे छोटे काम जो बहुत सारे लोग करते थे, उनसे सबसे कहा गया आप सारे काम उनकी जो है जैसे असहयोग में किया था वैसे आज अवज्ञा कर दीजिए। जो भी कानून बनाए जाते हैं आप उनको मानने से मना कर दीजिए। जो भी संवैधानिक व्यवस्था लाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, आप उसका पालन ही ना कीजिए। मतलब पूर्ण तरह से उनकी आज्ञा का अनुपालन करना बंद कर दीजिए, आज्ञा की अवहेलना शुरू कर दीजिए, अवज्ञा कर दीजिए। ठीक। ये था इनका उद्देश्य सविनय अवज्ञा का। लेकिन होता क्या है, सविनय अवज्ञा जब शुरू होता है उसके बाद एक व्यक्ति होते हैं इरविन। ठीक। इरविन महोदय अच्छा गेम खेल जाते हैं। 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931 भाई, यहाँ 6 अप्रैल को शुरू हुआ, 29 को 31 तक पहुंचा है। फिर इसके आगे हम लोग देख रहे हैं। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक। ये 4 मार्च 1931 ईस्वी को स्थगित हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक महोदय थे इरविन। इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। इरविन गांधी, ठीक, इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, याद रखिएगा, इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत गांधी जी को इरविन जो है वो इस बात के लिए तैयार कर ले जाते हैं कि महोदय गांधी जी आप चलो ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा है। गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, उसमें भाग लीजिए और भारत की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई निर्णय वहां पर जरूर निकल आएगा। गांधी जी तैयार हो जाते हैं भारत में ब्रिटेन जाने के लिए। ब्रिटेन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं कि चलो भाई देख लिया जाए ब्रिटेन की भी स्थिति क्या कहते हैं, वहां कुछ मिलता है, हाथ लगता है कि नहीं लगता है, देख लिया जाए। गए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो ये सम्मेलन है जिसमें गांधी जी जा रहे हैं वो सेकंड है, द्वितीय सम्मेलन था। ठीक। अगर ये द्वितीय सम्मेलन तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी एक रहा होगा। जी हाँ, प्रथम जो हुआ है वो हुआ है 12 नवंबर 1930 को। जो द्वितीय हुआ है वो है 17 नवंबर 1931 को, और जो थर्ड हुआ है वो भी हुआ है 18 नवंबर 1932 ईस्वी। ठीक।
इस तरह से एक प्रश्न बनता है कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 3। गांधी जी किस में गए, तो इसमें गए। ठीक, किस माध्यम से गए, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसके कारण गए। ठीक, गांधी जी जाते हैं, लेकिन वहां जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष यानी यहाँ पर जो जिस उम्मीद से गए थे कि वहां पे कुछ हाथ लगेगा भारत के लिए, वो नहीं लगा। गांधी जी वापस चले आते हैं और वापस आने के बाद 3 जनवरी 1932 को नवंबर में वापस आए, 17 को गए, तो 10-5 दिन तो लग ही गया होगा। आते आते दिसंबर लग गया, और दिसंबर में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, तो कांग्रेस के अधिवेशन में व्यस्त हो गए होंगे, तो इसीलिए इन्होंने जनवरी का समय चुना, 3 जनवरी। तो 1932 ईस्वी को भाई 31 में गए, 31 में ही वापस आए, लेकिन 10-15 दिन का समय बचा था अगले सत्र में। 32 में 3 जनवरी 1932 को पुनः मतलब दोबारा इन्होंने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। ठीक, आरंभ कर दिया गांधी जी ने, और यह आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को, ये जो 3 को शुरू हुआ दोबारा से, वो 7 अप्रैल ये यहाँ 1934 ईस्वी को पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ठीक हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है अक्सर कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब से कब तक चला, तो ये पहला शुरू होता है 6 अप्रैल 1929 से जाता है 4 मार्च। ठीक, यहाँ 6 अप्रैल 1929 से शुरू होता है और ये चलता है गांधी जी और इरविन के पैक्ट के बीच तक। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ है यहां तक चलता है 4 मार्च 1931 ईस्वी तक। यहाँ समाप्त हो जाता है, कुछ दिन के लिए रुक जाता है, दोबारा शुरू होता है जब गांधी जी वापस आते हैं, तो 3 जनवरी 1932 को शुरू होता है और समाप्त होता है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। ठीक, इस तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 2 चरणों में चलता है। ठीक, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक, इस तरह से याद रखना है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने तीनों आयोजनों में भाग लिया। वो थे B.R. अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे नेता थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाले में लिया था, थर्ड वाले में गए ही नहीं थे। ठीक, इस तरह से आपका ये सविनय अवज्ञा का जो चैप्टर है, जो बिंदु है, टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके सिलेबस में सिर्फ एक पॉइंट दिया जाता है कि सामूहिक एकता की भावना। तो ओवरऑल जो हमने देखा अभी तक, नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसको हमने जहां तक समझा, इन घटनाक्रमों को पढ़ा, तो यही देखा कि इन घटनाक्रमों में जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो सबको एकजुट कर रही हैं। चाहे वो नमक आंदोलन रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा रहा हो। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई, बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी को बंगाल 2 भागों में बांटा गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ और इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिंदु थोड़ा सा छूट गया आपका, तो इसको दोबारा से ध्यान दे दीजिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और यहीं से स्वदेशी वस्तुओं पर ज्यादा जोर दिया गया। विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ वो 1911 में हुआ। इस विभाजन के बाद देश में लोगों को एक दूसरे के द्वारा राखी बांधी गई, यानी अपनी एकता को प्रदर्शित किया गया कि हम एक हैं, हम विभाजित नहीं होंगे। और दूसरा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्वदेशी कपड़ों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। और साथ ही साथ महिलाओं ने
जो शराब की दुकानें थी उस पर पिकेटिंग का मतलब होता था वहां पर जाकर बैठ के धरना आदि देना। और धरना देने से दो काम होता था, एक तो पहले उस पर धरना चल रहा है शांतिपूर्वक, महिलाएं हैं यानी धरना हिंसक नहीं होगा, पहली संभावना ये। दूसरा, जिसके घर की महिलाएं बैठी हैं धरने पर उसके घर का जो पुरुष है वो दारू लेने नहीं जाएगा, ठीक, यानी साइलेंट वे में चुपके से भी लेने कोई नहीं जाता। तो इसका डबल फायदा था महिलाओं के शराब की दुकानों पर धरना देने से, ठीक। तो इस तरह से ये समाप्त होता है और इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।